गांव का चौधरी हर साल एक नई लड़की से शादी करता और फिर उसे तलाक के साथ बहुत सारे रुपये पैसे देकर उसे उसके घर वापस भेज देता। लड़कियां खुशी खुशी से शादी करती और अगले ही दिन तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाती। यह सुनकर मैं हैरान थी कि वह ऐसा क्यों करता है। एक दिन चौधरी की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो बोला, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसे के लिए परेशान थे। वैसे तो मेरी शादी उससे कर दी गई। शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। वो लड़की तुम ही हो जो मेरी किस्मत बदल सकती है। इससे पहले कि मैं इस बात का मतलब समझ पाती, मेरी चीख निकल गई कि वो मेरे आज फिर गांव के चौधरी की शादी थी। मेरी दोस्त मानसी खास तौर पर मुझे यह सब सुनाने आई थी। आते ही कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि गांव का चौधरी फिर से शादी कर रहा है। मैं यह सुनकर हैरान हो गई कि अभी 5 महीने पहले ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने हैरानी से कहा कि क्या वो लड़की गांव के चौधरी से दूसरी शादी के लिए मान गई। मेरी दोस्त मानसी पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की, लगता है तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता। गांव का चौधरी हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन उस लड़की को तलाक दे देता है और सुना है वो लड़की को बहुत कुछ देकर उसके घर वापस भेज देता है, सोना चांदी जेवरात और बहुत सी मालो दौलत। तो ऐसे में कोई भी लड़की बेवकूफ़ ही होगी जो गांव के चौधरी से शादी करने से इनकार करेगी। फिर वो चौंक कर कहने लगी, तुम कोशिश करना कि गांव के चौधरी की नज़र तुझ पर ना पड़ी, वरना हो सकता है कि अगली बीवी उसकी तुम ना बन जाओ, क्योंकि सुना है वह हसीन लड़कियों पर भी आशिक हो जाता है। मैं उसकी ये बातें सुनकर बहुत डर गई और मैंने कहा कि मैं तो पहले भी घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी। मैं असल में यहाँ रहने वाली नहीं थी और अपने माता पिता के साथ 5 महीने पहले ही इस गांव में आई थी, इसलिए इस गांव के रस्मों रिवाज और गांव के चौधरी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी, इसलिए यह सब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि गाँव का चौधरी कैसा जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। मानसी फिर शाम को आई और मुझसे कहने लगी कि चल गाँव के चौधरी की शादी देखने चलते हैं, पूरा गांव आया हुआ है। मैं अपनी माँ से इजाज़त लेकर उसके साथ गांव के चौधरी की शादी देखने चली गई, लेकिन उसके किस्से सुनने के बाद मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने अपने मुंह को एक दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मैंने अपनी माँ से इजाज़त ली और उसके साथ निकल पड़ी। माँ को भी शायद गाँव के चौधरी के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। जब हम शादी पर पहुँच गए तो मैं धूमधाम देखकर दंग रह गई। मानसी कहने लगी, तुम देखना कल सुबह यह लड़की भी बहुत से माल के साथ तलाक लेकर इसकी हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, यह तो बेचारी लड़कियों पर बड़ा जुल्म करता है। तो मानसी ने बताया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, लड़कियां अपनी मर्जी और खुशी से शादी करती हैं और तलाक ले लेती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। मैं बड़ा हैरान थी कि चौधरी ऐसा क्यों करता है, उसके साथ ऐसा क्या मसला था कि वो शादियों पर शादियां करता है और फिर तलाक भी फौरन दे देता है। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही कि भगवान की भी अलग ही लीला है। एक तरफ वो चौधरी है जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग हैं। माँ का इलाज करवाना पड़ा जिससे घर तक बिक गया और पिताजी हमें अपने पुराने घर में ले आए जहाँ वह अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। हमारे घर में गरीबी इस कदर छाई हुई थी कि हमें दाने दाने के लिए मुंह देखना पड़ता था। मैं तो अपने आप को संभाल लेती थी, पर मेरी 2 छोटी बहनें छुप छुप कर रोया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते देख लिया। वो रोते हुए एक दूसरे से कह रही थी, काश हम पैदा ही न हुए होते या फिर पैदा होते ही मर गए होते तो आज भूखा न रहना पड़ता। मैंने जो उनकी यह बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा तो चलो जैसे तैसे बचपन गुजर गया, पर मेरी बहनें भी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही हैं। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन थी तो किसी के सामने दिल का बोझ
भी हल्का नहीं कर सकती थी। उन दिन अपनी बहनों को रोते देखकर मेरा दिल बहुत तड़प उठा था। मैंने माँ से कहा, माँ मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, टहल कर थोड़ी देर में आ जाऊँगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी, जैसे वो इस बात से वाकिफ़ थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चली आई, क्योंकि वो जगह बहुत सुकून और साफ़ सुथरी थी। मैं खेतों के पास टहल रही थी कि तभी वहाँ हमारे गांव का चौधरी आ गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे मानसी की बात याद आई तो मैं उसको देखकर जल्दी से घर भाग आई। घर आकर भी मेरा दिल डर की वजह से धक धक कर रहा था। मैं परेशान हो गई, कहीं कोई इल्ज़ाम ही ना लगा दे मुझ पर। थोड़ी ही देर में मानसी चली आई, कहने लगी, तुझे गांव के चौधरी ने देख लिया है और अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत डर गई और इसी खौफ का असर था कि मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया। शाम तक बुखार में तपने लगी। मेरी माँ मुझे खाना बनाने के लिए कह रही थी, मगर मेरे जिस्म में तो जैसे जान ही नहीं थी। तंग आकर माँ मेरे कमरे में आई और मुझे हाथ लगाकर चेक करने लगी तो चीख पड़ी। फिर फौरन ही गांव के एक डॉक्टर को बुला लिया गया जो सबका इलाज करता था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और माँ से कहते हुए बाहर निकल गया कि बच्ची को फिक्र और परेशानी से दूर रखे। ज़्यादातर खौफ की वजह से दिमाग की नस फटने का खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे घूरते हुए कहने लगी कि तुम्हें किस बात की टेंशन है, तुमने क्यों मरने वाले हालात बना रखी है। तब मैंने हिम्मत करते हुए माँ को बता दिया कि गांव के चौधरी की नज़र मुझ पर पड़ गई है, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। माँ मेरी बात को ना समझी और बोली, तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुमने कौन सी चोरी की है जो तुझे इतना डर लग रहा है? माँ की बात पर मेरा दिल किया मैं अपना सर पीट लूंगी। इससे पहले कि मैं माँ को कुछ समझाती, बाहर से दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मैंने अपना सांस रोक लिया। दरवाज़ा खोला गया तो बाहर गांव का चौधरी अपने लोगों के साथ खड़ा था और उनके साथ ही मेरे पिताजी भी थे। उन्हें भी शायद वो साथ लेकर आ गए थे। पिताजी ने उनको बैठक में बिठाया और माँ से चाय बनाने को कहा, पर गांव के चौधरी चाय बनाने से मना कर दिया। आखिर वो अमीर इंसान था तो गरीबों के घर का चाय पानी कैसे पीता। उसने मेरी माँ को भी बैठक में बुला लिया और मेरा हाथ मांग लिया। जब उसने यह बात की तो माँ तो हक्का बक्का रह गई और उठकर उससे बोली, चौधरी जी, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं हैं जो रुपये पैसे के लिए हम अपनी बेटी का सौदा कर दें। हम अपने कर्ज को उतार लेंगे पर अपनी बेटी को दागदार नहीं करेंगे। चौधरी बात करके चला गया था। अब माँ और पिताजी को फैसला करना था, बेटी की इज्जत या पैसा। मैंने जब यह बात अपनी बहन की जुबानी सुनी तो आसमान जैसे मेरे ऊपर गिर पड़ा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ ने तो साफ साफ चौधरी को जवाब दे दिया था, क्योंकि माँ ने अपनी बहन को जो जुबान दे रखी थी और इसी साल के आखिर में मेरी शादी होनी तय हो गई थी। मगर पिताजी कह रहे थे कि एक बार मुझसे बात कर ली जाए, फिर जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। मुझे पिताजी की बात पर गुस्सा तो बहुत आया कि क्या पिताजी को पता नहीं कि मेरी मंगनी हो चुकी है, फिर भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं मरकर भी पूरा नहीं कर सकती। पिताजी की राय पर माँ ने भी हामी भर ली और पिताजी को मुझसे बात करने की इजाज़त दे दी। पिताजी मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने, जो अपनी बहनों के ख्वाब पूरे करने में मेरी मदद करे। हमारे घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। पिछले 15 सालों से हमारे ऊपर जो कर्जा है वही उतरने का नाम नहीं ले रहा है, और फिर तुम्हारी छोटी बहनें भी अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को अपने दिल में दबा लेती हैं। अगर तुम चौधरी जी से शादी के लिए हाँ कर दो और अगले ही दिन तलाक ले लो तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारे मंगेतर की, तो वो भी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है जिससे तुम शादी करके एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारो। कि अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी को समझेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पिताजी मुझसे बात करके चले गए और मुझे कश्मकश में डालकर भी। मैंने सारी बातों को सोचा और फिर एक फैसला किया। मैंने पिताजी से कहकर अपने मंगेतर रितेश को घर बुलाया ताकि उससे बातचीत करके फैसला लें। अगले दिन रितेश हमारे घर पर आ गया। मैं उसे लेकर छत पर आ गई ताकि मैं आराम से और सुकून से उससे बातें कर सकूं। मैंने रितेश को पिताजी और गांव के चौधरी की कई बातें बताई तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। मैं उसके दिल
दिल के हाल को समझ रही थी, मगर मुझे एक चीज़ को समझना था, शादी के बाद मेरा और रितेश का फ्यूचर या फिर मुझे मेरी बहनों का और मेरे माँ बाप का सहारा बनना था। उसने मेरी बात सुनकर इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा तो मैंने कहा, मैं पिताजी के फैसले पर राजी हूँ। रितेश गुस्से से मेरी तरफ पलटा और घूरती नज़रों से मुझे देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको सदमा लगा था और सदमे की वजह से उसकी आवाज़ ठीक से निकल नहीं पा रही थी। मैं सब जानते बूझते भी उससे नज़रें चुराने पर मजबूर थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और मैं उसको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। और फिर एक ही दिन की तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और बगैर किसी फिक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए, या इतना ही प्यार था मुझसे जो मुझे समझ नहीं पा रहे हो? मेरी इमोशनल बातें सुनकर रितेश का दिल नरम पड़ गया और वो शादी के लिए मान गए। रितेश के जाने के बाद मैंने माँ से कहा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर कहा था कि मैं ही जानती हूँ, पर मुझे इस जगह पर कमज़ोर नहीं पड़ना था, सो मैं नहीं पड़ी और पिताजी ने चौधरी जी को जवाब भिजवा दिया। माँ ने जब यह बात सुनी वह अपना सर पीटने लगी और समझाने लगी, पर मैं फैसला कर चुकी थी, मुझे पीछे नहीं हटना था। माँ की तकलीफ का भी मुझे अंदाजा था, पर पिताजी का भी कोई कसूर नहीं था कि वो इस उम्र में भी कर्ज की टेंशन लेते लेते वक्त से पहले ही बूढ़े होते जा रहे थे। जब मैं अपने फैसले पर पक्की रही तो माँ ने भी चुप्पी साध ली और यूं एक हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी की तैयारियां हो गई और मैं लाल जोड़े में विदा होकर चौधरी के बंगले में आ गई। सारे दिन की थकी हारी में जब मुलायम गद्दे पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे नींद आ गई और मैं बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चला। आँख तो मेरी तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया। खौफ की वजह से मेरे हलक सूख रहे थे। मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके उसको अपने ऊपर से हटाने के लिए आंखें खोली तो देखा मेरा पति मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा है। फिर अचानक पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ दी और दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदल लो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसके दिमागी हालात पर शक हुआ। मैं जाने से मना करना चाहती थी, पर पहले ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जो वो मुझे तलाक ना देता। मैं कपड़े बदल कर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाकर जो मैंने देखा उसे देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठी। मेरा पति डॉक्टर से बात करने के बाद कहने लगा, वो लड़की तुम ही थी जिसकी तलाश में मैंने आज तक कितनी शादियां की है, बस तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अब से तुम ही मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैं उसकी बात सुनकर बेहोश हो गई। वो मुझे गाड़ी में डालकर घर ले आया। घर आकर जब मुझे होश आया तो उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप गई। मैंने इधर उधर देखा मगर वो कहीं भी नहीं था। मेरा पति तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर नौकरानियां मेरे आसपास ही थी। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उनको यह कहकर वापस भेज दिया कि अपनी बेटी से मिलने आप लोग जब मर्जी हो तब आओ। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर मैं इसे तलाक नहीं दे रहा और मालिक ने आपके घर वालों को पैसे का भरा बैग और रहने के लिए घर दिया है। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल रो पड़ा कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया। मैं अपनी ही नजरों में गिर गई थी। अब मैं उस चौधरी से किस मुंह से बहस करती जब मेरे ही घर वाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज्यादा दुख रितेश के बारे में सोच सोच कर हो रहा था कि जब उसे पता चलेगा मेरी तलाक नहीं हुई तो वो मुझे बेवफा समझेगा और सोचेगा मैंने पैसों की चमक दमक देखकर तलाक लेने से इनकार कर दिया। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं अपनी मर्जी से अपने गले में फंसा हुआ फंदा कैसे निकालूं। इससे पहले मैं रोना शुरू कर देती, मेरा पति कमरे में आया और मुझसे मेरा हालचाल पूछने लगा। मैंने उस झूठे इंसान को देखा तो मेरा खून खौल गया जिसने एक रात की बात करके शादी की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा था। उसने मेरे चेहरे को छूना चाहा तो मैंने उससे उसका हाथ झटक दिया और बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस राज की हकीकत बता नहीं दोगे। तुम क्यों हर साल नई लड़की से शादी करके उसे तलाक दे देते थे और अब मुझे तलाक क्यों नहीं दी। मेरे पति ने मेरी बात सुनी तो कहने लगा, मैंने शादी की है तुमसे, तुम पत्नी हो मेरी, मेरा तुम पर पूरा हक है। तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं, मगर मैं क्योंकि अब सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब ज़रूर
ज़रूर दूंगा। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं अपने गुस्से को पी गई और बोली, मुझे तुम सच बताओगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। यह बात सुन उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी ही अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कहने लगा कि मैं तुम्हें बता ही दूंगा, मगर याद रखना, मुझसे अगर तुमने बेवफाई की या अपनी जान लेने की कोशिश भी की तो तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कर लिया हो। मैं यह बात तो भूल ही गई थी कि मैंने अपने घर वालों की खातिर ही उससे शादी की है और किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि गांव के चौधरी से, जिसे कोई कानून या पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरा दिल किया मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी, मगर मैं उसके सामने रोकर खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। मुझे बस चुप रहकर उसकी जासूसी करनी थी ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। मुझे चुप देखकर मेरे पति ने भी दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की और उसकी यही बात मुझे परेशान कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। इसी तरह 2 हफ्ता गुजर गया और इस 1-2 हफ्ते में मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वह मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर उसे मेरी तलाश थी ही क्यों, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मेरी मुश्किल का हल यही निकला कि मैं उसके ऊपर नज़र रखूं। मेरा पति जब भी किसी से फ़ोन पर बात करने लगता तो उठकर कमरे से बाहर चला जाता। उसकी यह हरकत मुझे नागवार गुजरती थी, मगर उसे तो जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। उससे पूछने पर भी वो मुझे सच नहीं बताता, तो बेहतर यही था मैं उसकी किसी भी तरह बातें सुन लूं। ऐसे ही करते हुए महीने गुजर गया, मगर कोई भी सुराग मेरे हाथ न लगा था। अब तो मुझे लगने लगा था जैसे मैं कभी भी हकीकत नहीं जान पाऊंगी, पर मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी थी। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती थी कि किसी भी तरह मुझे इसका राज पता चल जाए ताकि मैं चौधरी को गलत साबित करके अपनी जान छुड़ा सकूं। आखिर वह दिन भी आ ही गया। एक दिन रात के 1 बज रहे थे कि तभी मेरे पति के फ़ोन पर किसी की कॉल आई। पहले तो वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, फिर मुझे सोता हुआ देखकर वहीं पर बैठकर बातें करने लगा। दूसरी तरफ तो न जाने कोई क्या कह रहा था, पर अपने पति की बातें सुनकर कुछ खास मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। उस वक्त मेरी नींद उड़ गई जब मेरे पति ने कहा, यार किसी भी तरह इस बला से मेरा पीछा छुड़ाओ वरना काम तमाम कर दो। इसकी रोज रोज की बकवास से मैं तंग आ गया हूँ। मैंने जब इतना सुना तो मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं जान चुकी थी कि ये कोई लड़की का मामला है। अब तो मसला और भी संगीन हो चुका था। उसकी बातें सुनकर मैंने इरादा कर लिया कि किसी भी तरह मुझे इस बेचारी लड़की को इसके चंगुल से आज़ाद करवाना ही होगा, वरना ये जालिम इंसान उसकी जान ले लेगा। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल गई। घर के नौकर नौकरानियों को मैंने पहले ही अपने साथ मिला लिया था। अब बेफिक्र होकर मैं सब काम कर सकती थी। उसका पीछा करने के लिए मुझे मेरे दिल ने मना भी किया, पर मैं दिल को मजबूत करने लगी और अपने इरादे से नहीं हटी और उसको एक घर में जाता हुआ देखकर मैं वहीं से वापस लौट आई। अब मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मैं उन्हीं ख्यालों में बैठी थी। मेरा पति घर आया तो फिर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं उठकर सुनने गई तो वो किसी से कह रहा था, कल फिर उसी जगह जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि चलो इस आंख मिचोली के खेल से जान छूटने वाली है कि उससे पहले ही मेरा पति मुझे देखता। मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मुझे बहुत बेसब्री से कल के दिन का इंतज़ार था। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि आने वाला कल मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। कल का दिन आया तो अपने पति के जाने के बाद मैं भी उसके पीछे ही घर से निकल गई। आज मेरा पति रास्ते में कुछ लोगों से भी मिला था। अब मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं उन लोगों में से ही कोई ना हो जिसकी वजह से मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति को शक हो गया है कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ, तभी वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि मैं समझ न सकूं और तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दूं। अपनी इस सोच पर मैंने खुद ही खुद को यह सोचकर समझाया कि अगर वह जान लेता तो मुझे घर से बाहर निकलने से मना करने के लिए किसी से डरने या किसी की इजाज़त
लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मेरा पति फिर से उसी घर में चला गया और जाकर एक कमरे में बैठ गया। उस कमरे के साथ ही एक और कमरा भी था। मैं जल्दी से उस कमरे में घुस गई और खिड़की से दूसरे कमरे में देखने लगी। तब वही लोग आए और मेरा मंगेतर रितेश भी। इन सबको यहाँ देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैं डरते डरते चोरी चुप के वहाँ से निकलकर घर आ गई। मैं जितना इस मसले को आसान समझ रही थी, यह उतना ही मुश्किल था और यह दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा पति घर आया और मुझे उदास बैठे देखकर बोला कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है और मैं तुम्हें आज तुम्हारे सभी सवालों के जवाब वहीं पर दे दूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि उसके आने से पहले मैं तैयार हो सकूं। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और घर के ग्राउंड में उसका इंतजार करते हुए टहल रही थी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा पति आ चुका था और मेरे बारे में पूछकर मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड की तरफ ही आ रहा था। उसने मुझसे चलने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरा पति भी नोट कर रहा था। उसने भी कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची छोटी छोटी गलियों में चलती जा रही थी और मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए उदास हो रही थी। गाँव में खेत तैयार होकर हरे हो गए थे और ट्यूबवेल देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये वो जगह थी जहां खेल कूद कर मैं बड़ी हुई थी। तभी वो खेत मेरी नज़रों के सामने से गुजरा तो जैसे किसी ने मेरी आंखों में मिर्ची भर दी थी। मुझे उस खेत से नफरत सी महसूस हुई। यही वो जगह थी जहाँ मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उस दिन घर से बाहर निकली ही ना होती, मगर अब वह काश वापस नहीं लौट सकता था। उन्हीं सोचों में गुम थी। पता ही नहीं चला कि कब सफ़र खत्म हुआ और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। होश मुझे तब आया जब गाड़ी रुकी और मेरे पति गाड़ी से बाहर निकलकर मेरी साइड वाला दरवाजा खोले खड़े थे। उसको अपनी तरफ देखता देख मैं गाड़ी से नीचे उतर आई और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार की साइड पर बने कच्चे मगर साफ सुथरे घर में मुझे लिए मेरा पति दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वहां पर एक गुरुजी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं? तो इस पर मेरा पति कहने लगा, हाँ हो गई है गुरुजी, ये मेरी पत्नी है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये दोनों किस तरह की बातें कर रहे हैं। गुरुजी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, गुरुजी मैं आपसे इजाज़त लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी को सच बता सकूँ और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूँ। गुरुजी ने कहा, इजाज़त है, जाओ और अपनी ज़िंदगी जी लो। उनकी घुमाने वाली बातें सुनकर मेरे माथे पर सिलवटें पड़ने लगी। ये सब मुझे लग रहा था। फिर मेरा पति उठकर खड़ा हुआ और हम वहां से इजाज़त लेकर वापस अपने घर आ गए। मेरे पति ने सारे नौकरों को छुट्टी दी और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगा। उसे ऐसा करता देखकर डर गई। डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई भी इस राज को जान न सके। उसकी बात सुनकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मेरा पति मुझे लेकर बेड पर बैठा और बोला, यह 12 साल पहले की बात है, जब मैं 20 साल का था। हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू कर दिया कि हमारी दौलत भी खत्म होने लगी और मेरी सेहत भी खत्म हो गई। एक दिन मैं शिकार खेलने गया हुआ था कि मुझे कोई शिकार न मिला और मैं गुस्से से सारे निशाने खराब करने लगा। मैं अपने उस काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि मुझे आसपास का कुछ पता ही नहीं था। फिर ये बाबा जी कोई जड़ी बूटी लेने जंगल में आए हुए थे। मुझे ऐसा करते देखकर मेरे पास आ गए और बोले, तुम पर जादू है और इतना खतरनाक है कि जिस लड़की से शादी करोगे वह तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म कर देगी और तुम्हारी दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे यह जादू खत्म हो जाएगा। अगर तुम उनको एक दफा देखे बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना ही उसे तलाक दे दो, मगर एक बात का ख्याल रखना कि वो लड़की जरूरतमंद हो। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ और कहा कि ऐसे तो मैं कभी असली वाली शादी कर ही नहीं सकूंगा। पर वो गुरुजी जा चुके थे।
फिर जब मैंने पहली शादी की तो देखभाल करके की, जरूरतमंद लड़की देखी तो अपनी पत्नी को छुए बगैर माल व दौलत देकर उसे तलाक दे दी। इससे मेरी दौलत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और जादू का जोर भी कुछ कम हो गया। और इसी तरह दूसरी शादी की तो मैं इलेक्शन जीत गया। फिर तीसरी, फिर इसी तरह करके मैंने 15 शादियाँ की और धीरे धीरे मुझ पर किया गया जादू खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहूँगा तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊंगा और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर मैं उसी जगह पर गया और उस गुरुजी को तलाश करना चाहा, पर वो वहाँ पर नहीं मिले। मैं शादी करके और तलाक दे देकर तंग आ चुका था। अब मैं भी सुकून की जिंदगी चाहता था। मैंने दर दर की खाक छानी गुरुजी को तलाश करने के लिए, ताकि मैं उनके पास पहुँच सकूँ कि कब तक मैं तलाक देता रहूँगा और शादियाँ करता रहूँगा। कई महीने गुजरने के बाद जब मुझे गुरुजी के ठिकाने के बारे में पता चला, मैं जल्दी से वहां पहुंच गया। वहां पहुंचा तो जैसे बेजान सा होकर जमीन पर गिर गया। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरु, अब मैं थकने लगा हूँ, मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूँगा। मुझे बता दें मुझे और कितनी शादियाँ करनी पड़ेगी, और ताकि मैं एक ही दफ़ा सब करके चैन की ज़िंदगी गुजार सकूँ। गुरुजी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा तब तक तुम शादियां करते रहोगे, तलाक देते रहोगे, जब तक तुम ऐसी लड़की नहीं मिल जाए जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करने वाली होगी। गुरुजी की बातें सुनकर मैं चला गया और बोला, उसकी कोई खास निशानी बता दे ताकि मैं अपनी तलाश जारी रख सकूं। फिर गुरुजी ने कहा, उसे देखकर जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा वो ये होगा कि इसके बाद मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। यही थी जिसकी मुझे तलाश थी, और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने यही कहा कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरी पत्नी बनोगी। यूँ मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई। अपने पति की सारी बातें सुनकर भी कुछ था जो मुझे खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा पति मुझे देखने के बाद हॉस्पिटल ले गया था तो वहां जाकर उसने कहा था जिसकी मुझे अब तक तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने यह बात भी पूछने का इरादा किया और कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि यही बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी की रात तो तुम तलाक देते थे और मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। यह हॉस्पिटल वाला क्या राज है और इसके कब तक पर्दा उठाने का इरादा है? मेरी बात सुनकर मेरा पति बोला, सारे राज आज ही जान लोगी, क्या कुछ तुम कल के लिए भी रहने दो। मगर मैंने सोचा अगर आज यह राज ना पूछ सकी तो शायद कभी न पूछ पाऊंगी, इसलिए आज ही पूछने का इरादा कर लिया। मुझे लगता था मेरा पति मेरा चेकअप करवाने लेकर गया है ताकि वह जान सके कि मैं कुंवारी भी हूँ या नहीं, पर ये बात मैं शक के बुनियाद पर थोप नहीं सकती थी जब तक इसके मुंह से सुन नहीं लेती। मैं मजबूर थी और एक ऐसे इंसान के साथ सारी जिंदगी नहीं रह सकती थी जिसको मेरे कैरेक्टर पर पहले दिन ही शक हो। बेशक मैं अपनी कजिन को पसंद करती थी और मेरी मंगनी भी हो रखी थी, मगर मैंने यह रितेश ने कभी भी अपनी हदें पार करने की कोशिश नहीं की थी। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती? अगर मैं शरीफ नहीं होती तो क्या मुझे भी अब तक तलाक मिल चुकी होती? ये बातें मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक तरफ मेरा पति था जो शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया, और दूसरी तरफ मेरा मंगेतर था जिसे मैंने अपनी मजबूरियों के आगे कुछ नहीं समझा था और शादी के लिए हाँ कर दी। यही बातें सोचकर मेरे आंसू बहने लगे। तब मेरे पति ने बड़ी नरमी से मेरे आंसू साफ किए और कहा, जानना चाहती हो वो राज क्या था? देखो अपनी बाएं कलाई पर जो निशान बना हुआ है वही है राज, जिसे मैं देखकर चौंक गया और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया था कि पता चला सकूं यह असली है या मुझे ख्वाब लग रहा था, क्योंकि गुरुजी ने दूसरे दिन यह बताई थी कि उस लड़की की कलाई और कमर पर निशान होगा। इसलिए तो मैं हॉस्पिटल ले गया ताकि लेडी डॉक्टर देख ले, और मुझे पता करना था कि तुम्हारी कमर पर निशान है भी या नहीं। जब इस डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो तो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना मेरे सब्र का फल था, और जिन लड़कियों को मैं तलाक देता था वो सब की सब कुंवारी नहीं होती थी, बस मैं उनकी कलाई को देखता था
और उन्हें तलाक दे देता था। अपने पति की बात सुनकर मैंने उसकी आंखों में देखा और वहां लिखी सच्चाई देखकर मैंने नई जिंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा पति बोला, एक बात तो तुमने पूछा ही नहीं। मैं सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तब मेरा पति बोला, मैं जान चुका था तुम मेरा पीछा कर रही हो और मैं चाहता था तुम वो सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब देखे बगैर ही वहां से वापस आ गई। तुम्हारे मंगेतर रितेश ने रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं नीलम का पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती थी वो तो लालची निकला। मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत उन पैसों के आगे मुझे बेच दी। अगर मैं उसे पैसे न देता तो वो तुम्हें बार बार परेशान करके वापस अपनी तरफ करने की धमकी दे रहा था। मैं चाहता तो उसे उसका बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा समझकर मैंने उसे माफ कर दिया। अब यह सब सुनकर मैं अपनी किस्मत पर शुक्र भेजने लगी कि मुझे मेरी किस्मत ने रितेश जैसे लालची इंसान से बचा लिया और चौधरी जी जैसे शरीफ इंसान की पत्नी बना दिया। मुझे अपना पति दुनिया के सारे मर्दों से अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने ही मेरे माँ बाप को रहने को अच्छा घर और रुपया पैसा दिया था। उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने में कुछ बुराई नहीं थी। मैं अपने नसीब पर राजी थी और अपने पति के साथ खुश थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरी दूसरी बहनों की भी अच्छी जगह शादियां हो गई थी और मैं भी अपने बच्चों और पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। बात रितेश की थी तो उसे तो मैं भुला चुकी थी। अब हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून था। शायद कुदरत ने हमें ऐसे ही मिलाना था। पर आज उस फैसले पर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि उसे एक फैसले ने मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।